Hello everyone. Welcome to Expedition Learning. Today we are going to continue the basic part of group theory. पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक पार्ट 1 किया था और इस वाले में हम लोग कुछ पार्ट्स बच गए हैं बेसिक्स के, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये बेसिकली बेसिक पार्ट का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे ग्रुप थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर से। So let's start. For today, the first definition is index set. What is index set? First हम लोग definition देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके कुछ examples देखेंगे, उससे और आपको clear हो जाएगा। So the definition says, if T be a non-empty set, अगर T एक non-empty set होता है, which has the property that to each element of that particular set, if each element small t that belongs to the capital T, इसका मतलब कि एक अगर कोई मेंबर है जो उस पर्टिकुलर सेट में है, हर एक मेंबर के लिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक नया सेट सी टी मिलेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसको समझने के लिए हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टी हम लोग एक सेट कंसिडर करते हैं 1 2 3 अप टू एन। एन कैन बी एनी नंबर। हम लोग को स्टार्टिंग पता है लेकिन एंडिंग पता नहीं। आप यहाँ 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, जो भी। तो अगर इसमें टोटल n एलिमेंट्स हैं तो आपको n कॉरेस्पॉन्डिंग सेट्स मिलेंगे। एक एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक एक सेट मिलेगा। C1 मिलेगा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, C2 मिलेगा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, C3 मिलेगा 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ऐसे आपको सेट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सेट जिससे सारे सेट्स बन रहे हैं, इन सेट को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स सेट। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेन सेट है वो इंडेक्सिंग हो रहा है। आप उसके एलिमेंट्स को एज अ इंडेक्स यूज़ कर रहे हो नए सेट्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बंडल्स ऑफ नोट्स मिले, आपको कोई दिए हैं और आपको बोला गया कि आप उसको काउंट करो कि इस बंडल में कितने नोट्स हैं। तो आप कैसे काउंट करोगे? वैसे बेसिकली तो ऐसे ही काउंट करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग करते हैं 1 2 3 4, ऐसे हम लोग असाइन करते जाते हैं और ऐसे काउंट करते हैं। लेकिन हम लोग कभी ऐसे काउंट नहीं करते कि काउंटिंग में ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं 0 1 2 3, ऐसे काउंट नहीं करते हैं। ये भी यूज़ नहीं करते हैं कि हम लोग पॉइंट्स का नंबर यूज़ करें 0.1 1/3 0.6, ऐसे भी काउंट नहीं करते हैं। नेगेटिव नंबर्स का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, -1 -2। सिर्फ हम लोग यूज़ करते हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। तो हम लोग उसमें काउंटिंग में बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग नेचुरल नंबर्स को, जो नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 4, वहाँ पर उस नेचुरल नंबर्स के सेट को हम लोग एज अ इंडेक्स यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो इसमें 1 आएंगे 2 आएंगे, ऐसे करते करते डिफरेंट मेंबर्स आते जाएंगे। ये तो फिक्स नहीं है। अब इसमें अगर हम आपको बंडल्स ऑफ नोट दिए जिसमें 100 नोट्स है फॉर एग्जांपल, तो आप कैसे काउंट करोगे? सबसे पहला फर्स्ट नोट उठाओगे और उसको क्या करोगे? 1 बोलोगे। 1 कैसे बोल रहे हो? आप नेचुरल नंबर के 1 को इसको नंबर दे रहे हो। मतलब नेचुरल नंबर के फर्स्ट मेंबर को आप एज अ इंडेक्स यूज़ कर रहे हो फर्स्ट नोट को नेमिंग करने के लिए। फिर सेकेंड नोट को आप बोलोगे कि इसका नंबर 2 है। कैसे आपने 2 बोला? आप नेचुरल नंबर के सेकेंड मेंबर को इस नोट को असाइन कर रहे हो। तो ऐसे आप क्या कर रहे हो, जो काउंटिंग कर रहे हो उसमें आप बेसिकली इंडेक्सिंग कर रहे हो नेचुरल नंबर्स का नोट्स के ऊपर। तो ये बेसिकली इंडेक्सिंग का मतलब होता है। इसको और हम लोग एग्जांपल्स के रूप में देखें तो आप कोई किसी भी कॉपी में देख सकते हो। जो स्टार्टिंग पेज होता है वो होता है इंडेक्स पेज। वहाँ पर आप क्या करते हो, पूरे कॉपी में जितना भी आपने लिखा है, जो भी चैप्टर्स आपने लिखा है, वो उसका आप इंडेक्सिंग करते हो। चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3। तो बेसिकली इंडेक्स सेट वही होता है, जस्ट यहाँ पर सेट्स आ जाते हैं। तो एक सेट में अगर 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, तो उसके हर एक मेंबर के कोरेस्पॉन्डिंग एक नया सेट हम लोगों को मिलेगा। तो जो बेसिकली जिस सेट से वो सारे बन रहे हैं, उस सेट को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स सेट। ओके, इसका एग्जांपल और एक है, वो हम लोग देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा।
ये है आपका एग्जाम्पल। देखिए टी, अगर एक फाइनाइट सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो आपके सेट्स मिलेंगे वो मिलेंगे C1, फर्स्ट मेंबर के कोरेस्पॉन्डिंग C1, सेकंड मेंबर के कोरेस्पॉन्डिंग C2, थर्ड मेंबर के कोरेस्पॉन्डिंग C3 और फोर्थ मेंबर के कोरेस्पॉन्डिंग C4। ओके, टोटल 4 आपके सेट्स मिले। अब इसमें ये कोई फिक्स नहीं है कि वो जो सेट्स मिलेंगे उनमें मेंबर्स इनका ही होगा या कोई और होंगे, कुछ भी हो सकता है। ये इसके बेसिक्स के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि ये सब क्या होगा। जस्ट मुझे ये पता है कि अगर कोई सेट टी है जिसमें 4 मेंबर्स हैं ये सब, तो इसके हर एक मेंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक एक सेट मिलेगा और उस सबको जिससे वो बना है उस सेट को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स सेट। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ है कि यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 एज अ मेंबर आप यूज़ करो। आप ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, कुछ भी मेंबर्स लोगे। जस्ट यहाँ पर आपको नोट करने का चीज़ ये है कि यहाँ जो भी आप नंबर्स लोगे उसके हिसाब से यहाँ पर ए आएगा, बी आएगा। अगर आप यहाँ पर ए लेते हो, बी लेते हो, सी लेते हो, तो यहाँ पर भी आएंगे सी ए, सी बी, सी सी। हर एक मेंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको सेट्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। तो अगर आपको इंडेक्स सेट समझ आ गया होगा तो इंडेक्स्ड फैमिली बहुत इजी है, वही उसका बेसिक है। इंडेक्स सेट अगर आपको समझ आ गया तो इंडेक्स्ड फैमिली उसी के बेस पर है। आपको मैं पहले एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डेफिनेशन पढ़ाएंगे। पिछला वाला एग्जांपल ही लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एक सेट डिफाइन किया था टी, इसमें मेंबर्स थे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम लोगों को जो सेट्स मिले थे C1 एक सेट मिला था, हम लोग इसमें मेंबर्स कुछ भी लिख सकते हैं, EF लिख देते हैं। C2 एक सेट मिला था, GH। C3 एक सेट मिला था 2 6, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। C4 एक सेट मिला होगा AB। तो यहाँ पर टोटल आपके मेन सेट ये था T इक्वल्स टू 1 2 3 4। इसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको इंडेक्सिंग करने के बाद ये 4 सेट्स मिले। तो ये जो मेन सेट है इसको तो हम लोग बोलते हैं इंडेक्स सेट, क्योंकि इसी को बेस लेकर सारे सेट्स आप इंडेक्सिंग किए हो। ठीक है, और इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स क्या होगा? जस्ट आपको ये जितने भी सेट्स मिले हैं ना टी से, इसको आप एक सेट में डिफाइन कर दो। एक नया सेट ले लेते हैं और इसमें वो पर्टिकुलर जो 4 सेट्स मिले थे वो एज अ मेंबर आ जाएंगे, बस इसी को बोलते हैं हम लोग इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। जितने भी मेंबर्स आपको मिले थे उस इंडेक्स सेट से, उन सबको अगर आप एक सेट में डिफाइन कर देते हो तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। अब इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने तो 4 मेंबर्स लिया था, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि 4 मेंबर्स होंगे, और भी मेंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, सिंपल डेफिनेशन होगा ए, यहाँ पर कौन आएगा, मेंबर्स आएंगे किसके, CI के मेंबर्स आएंगे, मतलब C कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, और वो I कहाँ से आएगा, I आपका मेंबर आएगा T से। मतलब कैपिटल T जिस सेट से इंडेक्सिंग हो रहा है वहाँ पे जो जो मेंबर्स हैं वो आपके मेंबर्स आएंगे CI के, और इनका सेट्स बनेगा। ये आपका हो गया मैथ्स के सिंबल्स के फॉर्म में, और ये आपका एग्जाम्पल के फॉर्म में। ओके, अब इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं, जस्ट इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है। इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट, सो लेट ए बी द कलेक्शन ऑफ सेट्स। यहाँ पर भी हम लोगों ने ए लिया था। लेट ए बी द कलेक्शन ऑफ सेट्स सच दैट टू ईच टी ऑफ टी, इसका मतलब टू ईच स्मॉल टी, स्मॉल टी का मतलब होता है मेंबर ऑफ द सेट। सो स्मॉल टी ऑफ कैपिटल टी, देयर कोरेस्पॉन्ड्स अ नंबर 80 ऑफ कैपिटल ए, देन ए इज कॉल्ड एन इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स एंड टी इज कॉल्ड द इंडेक्स सेट। वही डेफिनेशन है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं उसी के थ्रू समझाते हैं। अगर एक ए हम लोग कलेक्शन ऑफ सेट ले लेते हैं, जो हम लोग एग्जाम्पल में भी लिए थे, ए कलेक्शन लिए थे सेट का, जिसके हर एक मेंबर स्मॉल टी, जो कैपिटल टी जो हमने डिफाइन किए तो उसका हर एक मेंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों को 80 मिल रहा था। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए देखो, कैपिटल टी में जैसे 1 था तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों को एक सेट मिल रहा था C1, वहाँ पर A1 लेगा। फॉर एग्जांपल वहाँ दिया हुआ है तो वहाँ पर A1 ले रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा डाउट हो सकता है। तो फर्स्ट मेंबर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 मिला, सेकेंड मेंबर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा मिलेगा, ऐसे ही 4 मेंबर्स मिल रहे हैं वहाँ पर, और ज़्यादा मिलेगा क्योंकि जनरल फॉर्म है।
तो हर एक मेंबर जो कैपिटल टी में प्रेजेंट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक नया सेट मिलेगा। और इस सेट को अगर आप एक नए सेट में डिफाइन कर देते हो, मतलब एक नए सेट में इस सब सेट को अगर आप कलेक्शन ले लेते हो, तो इस सेट को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। ओके, ये आपका था इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। अब नेक्स्ट है आर्बिटरी यूनियन ऑफ सेट्स। आर्बिटरी यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है, ये जो इंडेक्स्ड सेट आपके बने थे, इससे जो जितने भी सेट्स मिले थे, जैसे C1 मिला था, C2 मिला था, C3 मिला था, इन सब का यूनियन अगर आप कर दोगे तो उसको बोलते हैं हम लोग आर्बिटरी यूनियन ऑफ सेट्स। एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं, उसके बाद फिर जनरल फॉर्म में जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिया था C1, C2, C3, C4, तो अगर मैं इन सब सेट्स का यूनियन कर दूँ, C1 यूनियन C2 यूनियन C3 यूनियन C4, तो इसी चीज़ को, ये जो नया सेट आपको मिलेगा, सबको यूनियन करने के बाद इसी सेट को हम लोग बोलते हैं आर्बिटरी यूनियन ऑफ अ सेट। ओके, अब जनरल फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो 4 फिक्स किए थे। अब जनरल फॉर्म में कैसा होगा, अब मुझे पता नहीं है कि स्मॉल टी कितने हैं, क्योंकि एक कैपिटल टी जो हम लोग डिफाइन किए हैं सेट, उसमें कितने मेंबर्स है पता नहीं, लेकिन एक जनरल ले लिए कि उसमें टी मेंबर्स हैं। टी हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो। तो इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं हम लोग यूनियन ऑफ सी टी, मतलब यूनियन ऑफ ऑल दी सी टी। टी का वैल्यू 1 2 3 4 या ABCD जो आपने मेंबर्स लिया है कैपिटल टी में वो होंगे, और स्मॉल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी, ये उसका डिनोशन है, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, और इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे मेंबर के फॉर्म में, देन इसके जो मेंबर होंगे x, ये आएंगे सी टी से फॉर सम टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी। इसका मतलब कि यहाँ पर जो टी के वैल्यूज़ आएंगे, मतलब टी जो मेंबर है कैपिटल टी के, तो उनमें से किसी एक में भी अगर वो होगा मेंबर, तो वो इस यूनियन में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यूनियन का टॉपिक अच्छे से पढ़े होगे क्लास 11th में, तो आप उसको ज़्यादा क्लियर कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल A यूनियन B होता है, तो अगर इसमें कोई मेंबर X है, तो इसका मतलब होता है या तो X A से आया होगा, या फिर आइदर X बिलोंग्स टू A और B। इसका मतलब ये हो सकता है कि X A से भी हो सकता है, X B से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया अगर कोई मेंबर इस यूनियन में प्रेजेंट है, तो कोई भी एक वैल्यू के लिए, फॉर सम स्मॉल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी, कोई भी एक के लिए, चाहे C1 हो, C2 हो, C3 हो, कोई भी एक में भी अगर वो X आ गया है, तो वो उसके यूनियन में प्रेजेंट होगा। ओके, ये जनरल फॉर्म था। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाता है। T इज इक्वल्स टू ABCD, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, सेट्स CA मिलेगा, CB मिलेगा, CC मिलेगा, CD मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसके मेंबर्स हैं ABCD, 1 2 3 4 होता तो 1 C1 C2 C3 C4 मिलता, और उसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो हम लोग आर्बिटरी ले लिए हैं, इसमें कोई फिक्स वैसा नहीं है। तो हम लोग को अगर यूनियन निकालना है CT का, वे T बिलोंग्स टू कैपिटल T, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सारे का यूनियन कर दो, CA CB CC CD, सबका यूनियन कर देंगे तो हम लोगों को ये रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, अब इसके कुछ नोट पॉइंट्स ये है कि अगर कैपिटल टी में n मेंबर्स है, ओके, ये तो जनरल डेफिनेशन में ही आ गया था, अगर कैपिटल टी में n मेंबर्स है, तो हम लोग को उसको लिखते हैं समेशन, जैसे हम लोग समेशन में लिखते थे, समेशन का साइन i इज इक्वल्स टू 1 to n, वैसे यूनियन के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, इसमें स्टार्टिंग तो पता है 1 से होगा, लेकिन एंडिंग नहीं पता है, तो इसको लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 1 to n, 1 से लेकर n तक जाएंगे। अब n का वैल्यू 5 हो, 6 हो, जो भी हो, सबका यूनियन करते जाएंगे, तो हम लोगों को जो भी मेंबर्स मिलेगा वो CI में से मिलेगा, चाहे वो C1 हो, C2 हो, C3 हो, लेकिन किसी भी एक में भी मिलने से हम लोग उसको बोलेंगे कि वो यूनियन का मेंबर है, क्योंकि यूनियन में प्रेजेंट होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट एक सेट में होना चाहिए, एक से ज़्यादा में हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक सेट में होना चाहिए, तब वो यूनियन में ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। ओके, अब दूसरा नोट पॉइंट कि अगर टी में सिर्फ एक मेंबर है, तो आपको तो ये पता ही होगा कि अगर एक मेंबर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही मिलेगा सेट CA, और एक ही सेट मिला है तो आप उसका यूनियन करो, इंटरसेक्शन करो, वही सेट मिलेगा। एक से ज़्यादा होगा तो चेंज हो सकता है, लेकिन एक ही होगा तो यूनियन भी वही मिलेगा, इंटरसेक्शन भी वही मिलेगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आर्बिटरी यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम लोग देखते हैं जस्ट इसका ऑपोजिट, आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर डिनोशन चेंज होगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन उल्टा U होता है,
तो इंटरसेक्शन ऑफ सी टी वेयर टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी, सेम जनरल फॉर्म में लिखे हैं। तो इसमें सारे मेंबर्स होंगे सी टी के फॉर ईच टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी। इंटरसेक्शन का बात होता है तो फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। जब आप ए इंटरसेक्शन बी लिखते हो, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब जो आपका एक्स होगा अगर वो ए इंटरसेक्शन बी में है तो वो ए में भी होगा एंड बी में भी होगा, दोनों में प्रेजेंट होना कंपलसरी है, तभी वो इंटरसेक्शन में प्रेजेंट होगा। तो अगर हम लिखे कि दो मेंबर्स हैं, दो में तो ऐसे लिखे, अगर मान लो मेरे पास 5 मेंबर्स है तो पाँचों के पाँचों में कॉमन होना चाहिए तभी वो इंटरसेक्शन में होगा। तो यहाँ मेरे पास मुझे पता नहीं है कितने मेंबर्स है, तो हम लोग जनरल फॉर्म लिख दिए कि इंटरसेक्शन ऑफ सी टी वेयर टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी। कैपिटल टी में जितने भी मेंबर्स होंगे सबका अगर हम लोग इंटरसेक्शन कर देते हैं सबके कॉरेस्पॉन्डिंग सेट्स का। ओके जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग का ज़्यादा क्लियर होगा। अगर कोई भी मेंबर ले लेते हैं, चलो एग्जांपल ही ले लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर कैपिटल टी में 4 मेंबर्स हैं ए बी सी डी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग को क्या मिलता है, सेट्स मिलता है सी ए सी बी सी 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 डी। अब इन चारों का इंटरसेक्शन मतलब चारों में जो कॉमन होगा वो हम लोगों का इंटरसेक्शन ऑफ सी टी वेयर टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी होगा। एक सेट दो सेट कर रहे थे, अभी यहाँ पर नंबर ऑफ सेट्स हो जाएंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर 4 होंगे, ज़रूरी नहीं है 5 हो सकता है 6 हो सकता है, ये तो एग्जांपल था, इसीलिए हम लोग को जनरल फॉर्म पढ़ना ज़रूरी है। ओके नेक्स्ट नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में फिर वही है, अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है कोई सेट का लेकिन एंडिंग नहीं पता है तो हम लोग उसको समेशन जैसे लिखते थे उस फॉर्म में लिखते हैं इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n सी आई, और इसके जो मेंबर्स होंगे वो सी आई में होंगे फॉर ऑल आइज, हर एक आइज के लिए होगा, मतलब जितने भी मेंबर्स होंगे यहाँ पर जैसे 1 है 2 है 3 है डॉट अप टू मान लो 10 होगा, तो यहाँ पर C1 C2 C3 C4 ऐसे करते करते C10 तक आपको सेट्स मिलेंगे, सब के सब में कॉमन होना चाहिए ये x, सब में होना चाहिए तभी आप उसको इंटरसेक्शन में ले सकते हो। और अगर सेट में सिर्फ एक ही मेंबर होगा तो ऑब्वियसली एक ही आपको सेट मिलेगा उसे कॉरेस्पॉन्डिंग सी ए, तो इंटरसेक्शन वही होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये कुछ लॉज है अलजेब्रा के जो आप बेसिक पढ़े होंगे क्लास 11th में भी। कॉम्यूटेटिव लॉ है यूनियन और इंटरसेक्शन का, एसोसिएटिव है यूनियन एंड इंटरसेक्शन का, इंडेम्पोटेंट लॉ है। इंडेम्पोटेंट बता देते हैं, अगर आप कोई भी दो सेट का सेम सेट का यूनियन करते हो तो आपको सेम सेट मिलता है, इंटरसेक्शन करते हो तो भी सेम सेट मिलता है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, एक होता है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जैसे हम लोग बेसिक बचपन में भी पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, बस वही होता है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ एडिशन, और सब्ट्रैक्शन में होता है यहाँ मल्टीप्लिकेशन यहाँ सब्ट्रैक्शन, तो बस वही यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। जब यहाँ इंटरसेक्शन लेंगे तो बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन ओवर एडिशन, सॉरी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जब हम लोग फर्स्ट में इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और जब यूनियन लेंगे तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो बेसिकली वही इनटू और प्लस का ही रूल चलता है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ फंक्शंस। यस ये सेट्स का पार्ट हो गया, इसी में कुछ फंक्शंस के भी डेफिनेशन आ जाते हैं क्योंकि ये भी आपको ग्रुप थ्योरी में हेल्प करेगा। तो बेसिकली फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके जो डोमेन और कोडोमेन होते हैं, डोमेन कोडोमेन क्लियर नहीं है तो बता देते हैं। एक फंक्शन कब बनता है, जब आपको दो सेट्स मिलते हैं। दो सेट्स का मतलब एक सेट होगा, मान लेते हैं ए, एक सेट होगा बी, तो ये फंक्शन कब होगा। ये फंक्शन वैसे कुछ मेंबर्स ले लेते हैं, जैसे ये एक मेंबर हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और इसमें कुछ मेंबर्स हैं ई एफ जी एच। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। एक मान लेते हैं कोई रिलेशन बना है एफ, ए और बी के बीच, तो इस रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे। प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी जनरली एक ही प्रॉपर्टी होता है कि इसके जो भी डोमेन होंगे, डोमेन का मतलब जिससे आप इनपुट ले रहे हो, ये वाला हो गया डोमेन जो आप इनपुट ले रहे हो, और ये वाला होता है कोडोमेन जिसमें आप उसका फंक्शन दिखाओगे।
ओके, तो डोमेन के जितने भी मेंबर्स होंगे उनका को डोमेन में यूनिक इमेज बनना चाहिए। मतलब अगर ए ई को पॉइंट कर रहा है तो ए और किसी को पॉइंट नहीं कर सकता। ए का जो इमेज होगा बी में वो क्या होगा, एक होगा, यूनिक होगा, डिस्टिंक्ट होगा। वैसे ही बी का क्या होगा, यूनिक होगा। ओके, सी का क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक होगा, एक का दो नहीं हो सकता। अगर हम फॉर एग्जांपल ए से ई तक का एक फंक्शन बोले और ए से हम जी का भी बोल रहे, तो ए का तो दो इमेज बन गया ना। ए को ई भी पॉइंट कर रहा है और ए एच को भी पॉइंट कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन का डेफिनेशन था। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में पहला है इनटू फंक्शन। तो इसका डेफिनेशन वगैरह आप देख सकते हो, डेफिनेशन पढ़ सकते हो। मैं आपको जस्ट डायमेटिकली बता दे रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग को जल्दी कवर करना है। फर्स्ट इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो तो उसमें जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन में जितने भी प्री इमेजेस बनेंगे, डोमेन के मेंबर्स के जो इमेजेस बनेंगे, यहाँ पर जितने भी इमेजेस बनेंगे, इमेजेस का मतलब जो जो पॉइंट कर रहा है वही सब इमेज होंगे। ओके, तो ये सारे इमेज जो भी होंगे वो कोडोमेन के बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब ये जो आपका कोडोमेन है इसमें कुछ ना कुछ मेंबर्स बच जाने चाहिए जिसके ऊपर ये मेंबर्स पॉइंट नहीं कर रहे हैं। ओके, कोई एक ना एक मेंबर बच जाना चाहिए, तब हम लोग उसको बोलेंगे कि ये कैसा मैपिंग, ये कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। ओके, यहाँ पर जो रेंज होता है फंक्शन का, रेंज का मतलब होता है कि जितने भी आपने फंक्शन, जितने भी डोमेन से आपने वैल्यू लिया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितना भी कोडोमेन में आंसर्स मिल रहा है आपको, उसके सेट्स को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो जब रेंज और कोडोमेन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन इनटू है। ओके, और इसी का उल्टा होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में जो आपके डोमेन और कोडोमेन होते हैं वो बिल्कुल सेम हो जाते हैं। मतलब जितने मेंबर्स कोडोमेन में होंगे उतने ही मेंबर्स डोमेन में भी होते हैं। ओके, जितने मेंबर्स कोडोमेन में होंगे उतने मेंबर्स ही रेंज में भी होते हैं। तो ये आपका था ऑन टू फंक्शन। इसका डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, ये है डेफिनेशन। नेक्स्ट वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन नाम से ही सिंपल है, वन वन मतलब एक का एक होगा। मतलब एक डोमेन का एक मेंबर उठाओगे तो वो आपको कोडोमेन का एक मेंबर देगा, सिंपल, सिंगल सिंगल। नेक्स्ट मेनी वन। मेनी वन जस्ट इसका ऑपोजिट होता है वन वन का। क्या होगा उसमें, यहाँ पर मैं आपको डायग्रामेटिकली बता दे रहा हूँ। जैसे एक सेट ये है, एक सेट ये है, तो यहाँ पर मान लेते हैं सेट्स के मेंबर्स हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। यहाँ पर है ई एफ जी एच। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग मेनी वन का बात करते हैं, मेनी वन, तो ये जैसे ई को पॉइंट कर रहा है तो हो सकता है जो बी होगा ना वो भी ई को पॉइंट कर सकता है। मतलब जो आपके रेंज कोडोमेन के जो मेंबर्स हैं उनका देख रहे हो दो प्री इमेजेस बन रहा है डोमेन में, तो ये पॉसिबल हो सकता है। जैसे सी अगर जी को पॉइंट करे तो डी भी हो सकता है जी को पॉइंट करे। इसको बोलते हैं हम लोग मेनी वन। ओके, ये आपका है मेनी वन। नेक्स्ट वी हैव बाइनरी ऑपरेशन। ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक है, बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद हम लोगों का ये बेसिक पार्ट खत्म हो जाएगा। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप थ्योरी के लिए। बाइनरी ऑपरेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है दो, और ऑपरेशन का मतलब जो हम लोग ऑपरेट करते हैं। ओके, दो, कोई भी दो मेंबर्स के बीच जो ऑपरेशन लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से, किसी किसी बुक में स्टार भी होता है, तो दोनों से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो एक बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन होता है, तो इसको हम लोग बेसिकली समझे तो आप एक टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े होंगे क्लास 11th में। अगर हम बोले ए इज इक्वल्स टू, एक मेंबर होता है 1 2, हम बेसिकली एग्जांपल बता दे रहे हैं। बी एक मेंबर होता है 4, 6। तो अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, मतलब ए क्रॉस बी निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर्स में आता है। 1 4 के साथ आएगा, एक मेंबर ए का होगा, एक मेंबर बी का होगा। ओके, फिर 1 का 6 के साथ होगा, फिर
2 का 4 के साथ होगा और 2 का 6 के साथ होगा। मतलब इसमें जो A क्रॉस B में मेंबर्स आएंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो मेंबर्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स में आएंगे, जिसमें पहला वाला फर्स्ट सेट का होगा और दूसरा वाला सेकेंड सेट से आएगा। ओके, तो ये बेसिकली काम आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 मेंबर्स लेंगे इसलिए। तो ये जो आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है ये डिफाइन होता है, जो हम लोग स्टार्टिंग लेते हैं वो होता है A क्रॉस A, मतलब इनपुट लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर में और जो आउटपुट देता है वो हम लोगों को एक पर्टिकुलर आंसर मिलता है। ओके, इनपुट लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, मतलब एक सेट लेते हैं उसका 2 मेंबर हम लोग उठाते हैं और 2 मेंबर के बीच एक ऑपरेशन लगाते हैं, तो हम लोगों को जो मेंबर आता है आंसर वो हम लोगों को उसी सेट में से मिलना चाहिए। ओके, तो ये आपका है फॉर्मल डेफिनेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए इज अ मैपिंग विच एसोसिएट्स विथ ईच ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ एलिमेंट ए के ऑर्डर्ड पेयर के मेंबर्स जो हम लोग ए बी फॉर्म में लेते हैं वो यूनिकली आपको एक नया मेंबर सी देंगे जो उसी में आएगा, ए में ही आएगा। ओके, तो ये आपका जो मैपिंग होता है ये मैंने आपको बता दिया। ए क्रॉस ए इसका इनपुट होता है और आउटपुट में आपको ए मिलता है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में आप इनपुट डालते हो, 2 वैल्यूज डालते हो और आपको आंसर में सिर्फ एक ए का वैल्यू मिलता है, ए सेट का मेंबर मिलता है। ओके, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक मेंबर ए ले रहे हैं और एक मेंबर बी ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? दोनों हम लोग ले रहे हैं नेचुरल नंबर से। ओके, सिंपल है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो आपका नेचुरल नंबर हम लोग ले लिए 2 मेंबर्स, अब इन दोनों के बीच एक ऑपरेशन लगाते हैं। ओके, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल ए ऑपरेशन बी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को एक नया रिजल्ट क्या मिलेगा? सी मिलेगा। मुझे पता नहीं है ऑपरेशन क्या होगा, ये ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में डिफाइन रहेगा। जैसे ये मैंने लिखा ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू सी, अब यहाँ मैं ऑपरेशन को डिफाइन कर सकता हूँ। हेयर जो ऑपरेशन ओ है इसका मतलब होगा एडिशन। ओके, एडिशन। तो अब हम लोग इस ऑपरेशन को चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए ऑपरेशन बी का मतलब ए ऑपरेशन बी विच इज इक्वल्स टू, इसका मतलब होगा ए प्लस बी, ऑपरेशन का मतलब है प्लस, तो ए प्लस बी। अब ये जो ए प्लस बी का आंसर आएगा वो हम लोग को फॉर एग्जाम्पल सी आ जा रहा है, तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये होल्ड कर रहा है, सही प्रॉपर्टी है। तो हम लोग ए और बी को कहाँ से लिए थे? नेचुरल नंबर में से लिए थे। और अगर आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो ऑब्वियस है जो नया मेंबर मिलेगा वो भी कहाँ होगा? नेचुरल नंबर में होगा। तो ये हम लोग का रिजल्ट सही हो जा रहा है। हम लोग क्या ले रहे हैं? n क्रॉस n में से मेंबर ले रहे हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स में से ऑर्डर्ड पेयर लिए, ए और बी 2 मेंबर लिए। अब उन दोनों का जो रिजल्ट मिल रहा है वो हम लोग को नेचुरल नंबर के सेट में से मिल रहा है। देखो सी, एक मेंबर मिला। तो ये जो आपका ऑपरेशन था फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट टू नेचुरल नंबर, ये ट्रू है। तो ये हम लोगों का एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल है बाइनरी ऑपरेशन का। वैसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन डिफाइन कर सकते हैं, या कुछ भी जो जैसे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा या क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा हम लोग उसको ओपन करेंगे ऑपरेशंस को। ओके, ये हम लोगों का बेसिक पार्ट था, सारा बाइनरी ऑपरेशन लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करने वाले हैं मेनली जो मेन टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी में। ओके, तो आपको अभी तक कैसा लगा? 2 पार्ट्स हम लोगों ने बेसिक का कवर किया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक्ड इट देन लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड कुछ भी सजेशंस होंगे तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, क्योंकि मुझे भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फ्रीली आप बोल सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।